जिस कॉलेज में मैंने 10th 12th किया उसी कॉलेज में मैंने काम किया, जहाँ पे साथ के लोग वगैरह थे, मतलब देख देख के मतलब हंसते भी थे, बोलते थे कि जिसमें पढ़ रहा है वही भी काम कर रहा है, किसी कॉलेज में काम वही जो लेबर वगैरह काम होता है। मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मैं जब मन कर रहा है मैं 14 घंटे हो जा रहे थे, कभी कभी तो मेरे दिन 22 घंटे, मतलब लगातार पढ़ता रहता था। जब लगता था सोना है तो फिर 22 घंटे सोता ही रहता था। मेरी फेवरेट कविता है सर। पहले दिया था। तो आज के इस सेशन में मेरे साथ में है धीरज, जो कि अभी टीएसडीसी में रिसेंटली जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित हुआ है और आजकल अपनी सेवाएं टीएसडीसी खुर्जा में दे रहे हैं। और बीच में बहुत अच्छा उसको चांस भी मिला, अपनी ट्रेनिंग के दौरान या कुछ प्रोजेक्ट के दौरान उसे बीएचएल भोपाल जाने का भी मौका मिला। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता है तो मैं इसके स्टेटस भी देखता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो आज मैं धीरज से ये कहूँगा कि बेटा अपनी जो जीवन की स्ट्रगल रही है, या कैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या अटेम्प्ट करने का एक तरीका अपनाया, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, और टीएसडी के साथ साथ में किस और अन्य एग्ज़ाम के रिटर्न को पास किया जिसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, और आने वाले जीवन में टारगेट क्या है। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मैं इनवाइट करता हूं धीरज को। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका वही जो आपको भेजा था वही बताऊँ। सारी अपने जीवन तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों में जोश भर जाए कुछ। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी यही रहा है कि सर के साथ आपको खड़ा होने का मौका मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे। और सर का तो कुछ बता ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ में क्या योगदान रहा है क्या नहीं रहा। जो भी हूँ आज, देखो माँ बाप तो जन्म दे के हमको छोड़ देते हैं और बता देते हैं कि बेटा तुमको ये करना है ये करना है, लेकिन एक टीचर सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टार्ट करूँगा थोड़ी सी जर्नी मेरी। मैं लगभग 8 साल का था तब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे पापा का मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम मेरे पापा का एक पैर मतलब टूट गया था, तो उस टाइम बहुत दिक्कतें हुई। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे 2 भाई हैं, एक सिस्टर है। तो बड़े भाई के मतलब पढ़ाई छूट गई इसी बीच पापा के चक्कर में। फिर आगे मतलब थोड़ा बहुत हम उससे उभर के आए। तो क्या हुआ 2 साल बाद मेरे पापा का अगेन एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरा पापा का दूसरा पैर टूट गया था। तो उसमें फिर मेरे एक बड़े भाई थे मेरे से बड़े, उनकी पढ़ाई छूट गई इसी बीच। फिर थोड़ा हम उभरे इस चीज़ से, मतलब थोड़े देर मेरे भाई पर काम पे निकल के काम करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो घर को भी चलाना था, पापा वगैरह मतलब उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मतलब काम पे जा सके, दोनों पैर टूट चुके थे उनके। फिर थोड़ा हम उभरे, थोड़ा अच्छी कंडीशन में आए। तीसरी बार अगेन एक्सीडेंट हुआ मेरे पापा के, तो पीछे रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई उनके। तो इस ऐसी स्टेज हो गई कि अब वो उठ बैठ नहीं सकते थे। फिर उनका इलाज वगैरह कराया, सब कराया। तो फिर धीरे धीरे हम उभरे, वो सही हुए, लेकिन आज काम पे वगैरह नहीं जाते हैं मेरे पापा। तो जब मैं लगभग जब तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ तब 12-13 साल का था मैं। तो जब मैंने सोचा कि मेरे दोनों भाइयों की पढ़ाई छूट गई, चांस मेरी भी तो पढ़ाई छूटने की, लगभग मैं मतलब तब 8th क्लास में था, तब मैं मतलब 9th में तो गया ही नहीं था कॉलेज वगैरह। इस चक्कर में फिर मैं भी स्टार्ट अपना काम करने के लिए निकला। तब लगभग 80-90 रुपये पर डे के हिसाब से मैं भी निकला काम करने के लिए। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि 80-90 रुपये मान लो अभी मिल रहे हैं, थोड़ा करते जाऊँगा काम, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे पर डे, इससे क्या होगा मेरे घर का, कुछ नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे मैं क्या हुआ, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया, साथ में मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूस रखा। अब जिस कॉलेज में मैंने 12th की 10th किया 2016 में मेरी 10th हुई, 2018 में मेरी 12th हुई, जिस कॉलेज में मैंने 10th 12th किया उसी कॉलेज में मैंने काम किया, जहाँ पे साथ के लोग वगैरह थे, मतलब देख देख के मतलब हंसते भी थे, बोलते थे कि जिसमें पढ़ रहा है वही पे काम कर रहा है, किसी कॉलेज में काम वही जो लेबर वगैरह काम होता है, तो वही किया था मैंने। तो वहाँ से मेरी 12th कंप्लीट हुई। अब मैंने किया 12th के बाद, अब कोई सोर्स नहीं पढ़ाई का, इतने पैसे भी नहीं, पापा काम नहीं करते थे, भैया वगैरह काम करते थे, उससे घर का खर्च चल पाता था। और धीरे धीरे भैया वगैरह की भी शादी भी हुई, तो उनकी भी फैमिली होने लगी। तो मैंने लगा कि भैया कब तक करेंगे यार। फिर मेरे भाई सबसे मतलब आज तक दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है मेरे, तो मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। फिर मैंने क्या किया, एक जो अभियान चला था, मतलब जो सरकारी शौचालय बने थे, तो उसमें मैंने काम किया था। लगभग 1.5 महीने काम किया था। लगभग मैंने करीब
30,000 मैंने इकट्ठा किया, डिप्लोमा में एडमिशन लिया, वो भी मैंने स्कॉलर बेस पे डिप्लोमा में एडमिशन लिया। अब दिक्कत यहाँ पे आई कि कॉलेज मेरा जहाँ से मेरा गाँव है वहाँ से कॉलेज पड़ता है लगभग 30 किलोमीटर दूर, और वहाँ से जाने का, अब मैंने जाने आने में लगभग मेरे डेली के 100 रुपये खर्च होंगे किराए से। तो मैंने क्या किया, जो 30,000 रुपये इकट्ठे हुए थे उसमें 10,000 मैंने एडमिशन के लिए दे दिए थे, बस बाकी बचे 20,000 मैंने बुक वगैरह बाकी करने के लिए, और लगभग 5,000 की मैंने एक साइकिल खरीदी थी। तो 30 किलोमीटर डेली का मेरा अप डाउन साइकिल से होता था कॉलेज का, डिप्लोमा का। अब डिप्लोमा में धीरे धीरे मतलब सेकेंड ईयर में पहुँचा। सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि एग्जाम को कैसे निकालना, क्योंकि जैसे आप कॉलेज में पहुँचते हो तो मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो हम डिप्लोमा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश आती ही नहीं समझ में हमारे। तो धीरे धीरे हम क्या कि या तो नेक्स्ट सेमेस्टर बाहर हो ही जाएंगे कॉलेज से, या फिर आगे बढ़ ही जाएंगे इंग्लिश के चक्कर में। पढ़ते गए। फिर तभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि डिप्लोमा के एग्ज़ाम के लिए कोई पढ़ाता होगा, तो वहाँ से मैंने सर्च किया, धीरे धीरे आते गया। तो उसी टाइम सर का मतलब एक लेक्चर आया सामने, तो वहाँ से मैंने क्या किया, उस लेक्चर को मैंने देखा। फिर मैंने वहाँ से उस लेक्चर के थ्रू मैंने ढूंढना चाहिए कि सर की और भी वीडियो हो सकती है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो सर की पहली वीडियो थी बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो सर ने अपलोड की थी 2018 में, शायद 2018 या 17 में अपलोड की थी, वो मैंने वीडियो लगाते जो 30 वीडियो थी बेसिक इलेक्ट्रिकल की, वो कंप्लीट की मैंने। तो वहाँ से मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो हमारा CT होता है, मतलब जो क्लास टेस्ट होता है हमारा, उसमें 30 नंबर क्लास टेस्ट होता है, उसमें तो 30 में 28 नंबर लेके आया था बेसिक इलेक्ट्रिकल सर के पढ़ के। फिर धीरे धीरे सर को मैंने फॉलो किया उससे यूट्यूब से ही, क्लास मतलब एग्जाम के लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए बस। तो वहाँ से हुआ थर्ड ईयर, जैसे आया थर्ड ईयर में क्लास टॉप निकला, मतलब कॉलेज टॉपर निकला डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल का। अब मैंने कहा अब ये डिप्लोमा तो हो गया, आप धीरे धीरे मेरा मतलब देहरादून आने का एक सपना सा था एकदम, तो मतलब थर्ड ईयर में था कि देहरादून कैसे जाया जाए, सर से कैसे पढ़ाया जाए। मैं मतलब जैसे डिप्लोमा सितंबर में मेरा रिजल्ट आया 18 को, 27 सितंबर को मैं देहरादून आया। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे बढ़ता गया। फिर उसके बाद में BSF JEE का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन उसमें हाइट से बाहर कर दिया था 0.5 सेंटीमीटर से। और उसके बाद फिर मैंने SSC दिया था, SSC फिर ही निकल गया था, लेकिन फाइनल में मेरे 2 नंबर से रह गया था CPWD कट ऑफ से। उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं पावरगढ़ का दिया था। पावरगढ़ में मेरे अच्छे नंबर थे, लेकिन वो फॉर्म मिस्टेक भरने की वजह से मैंने फाइनल नहीं हो पाया था। जो कैटेगरी वाला था मिस्टेक हो गई थी भरने में, जबकि कट ऑफ मेरी 103 पे करीब गई थे, लेकिन मेरे नंबर 110 थे उसमें, तो नहीं हो पाया था। फिर मैंने आकर फिर TSDC का दिया था, मेरा ये हो गया था। उसके बाद मैंने इससे पहले मैंने SSC का भी दिया था दोबारा, फ्री हो गया था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। मुझे सारी मतलब यहाँ तक मैंने इतने एग्जाम निकाले गए। हाँ 2 बार दिया मेंस सर, 2 बार एग्जाम दिया मैंने, 2 बार मेंस दिया। अब जहाँ से मतलब TSDC में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो चीज़ तुम चाह रहे हो वो चीज़ ना मिल पाना, तो 30 से रह जाती है ज़िंदगी में। मतलब एक बार CPWD तो लेना ही लेना है। CPWD मिलेगा उसके बाद अगर मैं जाना चाहूँगा UPSC में। तो ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी है। बाकी सर जो यहाँ तक पहुँचा हूँ आज, इतना मैं अपने घर वालों को भी क्रेडिट नहीं दूंगा। घर वाले सपोर्ट सबके करते हैं, जो बोलते हैं घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो तो सबके करते ही हैं। और घर वालों सपोर्ट करने के बाद जो तुम्हें दूसरा इंसान सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, सबसे अहम रोल उसका होता है। उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मेरे सर का रहा है। और मोटिवेशन की बात रही, आप सब लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। सर की फर्स्ट वीडियो देख लो जाके, जो यूट्यूब पर अपलोड की है, उसके बाद जो आज की वीडियो देख लो, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। ये सब वाइट मार्कर से एक बोर्ड पे पढ़ाते थे, एक वाइट सी शर्ट पहन के, वहाँ से आज तक का सफ़र सर का देख लो, तो मोटिवेशन खुद में खुद मिल जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन जब आपको लगता है ना कि ड्रीम जो आपका सपना है वो ज़रूरत बन जाए, जब घर वालों की स्थिति देख के, तो उससे आप मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। कैसे पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों को, ये थोड़ा सबसे पहले पढ़ाई तो सर मैंने स्टार्टिंग में जब डिप्लोमा में मतलब करता था, वो डिप्लोमा के लेवल से करता था, तो वहाँ से मतलब मोस्टली चीज़ें मतलब समझ में आती थी। वहाँ से धीरे धीरे मैंने कहीं तैयारी की फील्ड में बढ़ा। तो एक होता है ना कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बच्चे शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे में ये करना है, 2 घंटे में ये करना है, 2 घंटे में। मैं अपना पढ़ाई करता था, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। जब मेरी आँख खुल रही तभी पढ़ने बैठ रहा हूँ, जब मेरा मन कर रहा तभी पढ़ने, मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ने नहीं बैठ रहा हूँ। जो मेरा शेड्यूल रहता था, क्योंकि क्या होता है ना, फोर्सली शेड्यूल बना तो लेते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कहीं 4 सब्जेक्ट चूज कर ले, ये पढ़ना है 2 घंटे बाद, ये पढ़ना 2 घंटे बाद, ये पढ़ना है। लेकिन 2 घंटे पढ़ के उसमें कुछ नहीं दिमाग में घुसता। लेकिन आप फ्री माइंड हो गए, अपने मन से जब अंदर से पढ़ोगे ना, तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। नोट्स सर मैंने यूट्यूब से नोट्स बनाए थे, आपके जितने भी यूट्यूब पे जितने क्लासेस पढ़ी थी सारे, बाकी बात जो लेक्चर वैसे लिया था वहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी में ऐड करता गया मैं। ये नहीं कि मैं दोबारा नोट्स बना रहा हूँ मैं,
उसी में ऐड करता गया, उसी में ऐड करता गया। बाकी बात उसके मैंने कंप्लीट हो गया। मैंने क्या, अब इस एग्जाम टाइम में सारे नोट्स तो नहीं पढ़ सकते। उसके बाद मैंने कम से कम, मुझे टाइम लगा था बनने को, तो हम 2 दिन में 4 दिन में शॉर्ट नोट्स बना भी लेंगे, लेकिन मैंने एक्चुअल में जो अच्छे नोट्स है शॉर्ट्स, मुझे करीब 3-4 महीने लग गए थे बनाने में। वो नोट्स मेरे पास हमेशा रहते, जो अभी मेरे बैग में भी सर, हाँ, जो उनको भी मैं पढ़ता रहता हूँ सर। अरे वाह, तूने तो मेरी कविता लिख रखी है। मेरे फेवरेट करता है सर। होली स्पेशल होमवर्क, ये तो मैंने पुराने हाँ वाले हाँ पे दिया हाँ, था, पहले दिया था वो, इन लोगों को दिया था ये। लक्ष्य बैच में भी डाला था ना। बहुत बढ़िया। ये देखो नोट्स, शॉर्ट नोट्स। धीरे इन बच्चों को ये भी बताओ थोड़ा ना, ये नॉन टेक और टेक्निकल के बैलेंस को लेके बहुत दुखी है, मुझे परेशान रखते हैं। तो थोड़ा सा इनको बताओ कि मतलब बिना नॉन टेक के क्या चल सकता है। सर देखो, बिना नॉन टेक के मैं ये नहीं कहूँगा नहीं चल सकता, लेकिन एक मान लो पहले तो ये देखो एग्जाम किसका एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, उसमें नॉन टेक का वेटेज क्या है, हैं, तो उस हिसाब से नॉन टेक को पढ़नी चाहिए। अब मान लो जीएस की बात कर रहे हैं, तो जीएस मैंने सर मेरी 2021 में जब यूपीपीसीएल का पेपर दिया था, तो मुझे जीएस का जी नहीं आता था मुझे, तो उस टाइम मेरा उसी वजह से मेरा यूपीपीसीएल में सिलेक्शन रुका था मेरा। अब उस टाइम मेरे 98 नंबर उसमें थे, टेक्निकल में आए थे, अगर जीएस अच्छी होती उस टाइम मेरा यूपीपीसीएल में हो गया होता। तो मैंने धीरे धीरे मतलब जीएस को स्टार्ट किया पढ़ना, नॉर्मली स्टार्ट किया मैंने, ज़्यादा नहीं मतलब डीपली नहीं गया। अगर ज़्यादा डीपली अगर जीएस में ज़्यादा, तो फिर तुम आप जेई की तैयारी करने के आए हो, तो आज तुम एसएससी वगैरह यूपीएससी वगैरह की देखो जीएस पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली उस जीएस को पढ़ो। अगर एसएससी को देख रहे हो तो एसएससी के, ये नहीं ऐसे जेई के जीएस देख रहे हो, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सीएचएसएल का और उसके बाकी एमटीएस वगैरह सीजल, उसके जीएस देख लो। उसके जीएस देखने में आराम से तुम 25 नंबर क्रॉस कर जाओगे। अगर एसएससी का यूपीपीसीएल का देख रहे हो, नॉर्मली तुम जीएस पढ़ सकते हो, उससे भी काम हो जाएगा। जीएस में ये मतलब एक तरह से ईगो मत आने दो, अरे मैं 20 है तो 20 ही करके जाऊँगा। क्वेश्चन के साथ लड़ना नहीं है कि 20 क्वेश्चन आया तो जीएस के अरे आ रहे हैं फिर भी 20 की 20 ही करके जाऊँगा। चाहे वो टेक्निकल ले लो नॉन टेक ले लो, किसी में क्वेश्चन से लड़ना नहीं है कि अरे ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है मैं करके जाऊँगा, क्योंकि उस आने के चक्कर में इतने टाइम में तुम 2 क्वेश्चन और कर सकते थे, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बर्बाद कर दिया तुम्हें टाइम। ये सबसे बड़ा जीएस में सर मैं नॉर्मली 1-1.5 घंटा देता था, बाकी 1 घंटा में करंट अफेयर को, जो करंट अफेयर से आपकी ऑलमोस्ट 50% जीएस भी कम्प्लीट कवर हो जाती है यहाँ से। और जी टेक्निक वो रीजनिंग में मैंने सर जब स्टार्ट मैंने रीजनिंग पढ़ा था, सोनवी सर से मैं रीजनिंग पढ़ी थी, जब तब यहाँ पे आया था कांवली गाँव आया तभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके बाद मैंने जीएस पढ़ी, वो रीजनिंग पढ़ी थी, तो रीजनिंग में मतलब 50 क्वेश्चन करने में वही 70 मिनट 75 मिनट लग रही थी मेरे को। मैंने कहा ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैंने रीजनिंग पे, तो उसको मैं खींचते 35 मिनट पे 50 क्वेश्चन करके लेके आया मैं। आज मैं 30 से 35 मिनट के बीच में मतलब 50 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं रीजनिंग के, जिसमें तो लगभग 45-44 के करीब क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रीजनिंग का, पहले एक महीना 2 महीना 3-4 महीना तो आप रीजनिंग को दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, उसके बाद प्रैक्टिस करो। अब जब जिस दिन प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ होती है कि उस चीज़ को तुम पेन चलाने की जरूरत हो, माइंड ही माइंड में कैलकुलेट हो जाता है सर। वो प्रैक्टिस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो तुम वैसे तुम लिखते रहोगे, धीरे स्टार्ट करोगे तो लिख के करोगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो माइंड ही माइंड में उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो प्रैक्टिस का सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग में मैंने प्रैक्टिस की है, जीएस को मैंने 1-1.5 घंटा दिया और बाकी करंट को दिया है। 4-5 घंटे मैं नॉर्मली मैं टेक्निकल को देता था, और मेरा इतना मतलब एक फिक्स नहीं था कि मैं 4 घंटे दे रहा हूँ 5 घंटे, जब मेरा मन कर रहा है तब मैं पढ़ जाता। ऐसा दिक्कत ये हुई थी जब मतलब घर में पढ़ता था। हाँ, मैं 16-16 घंटे भी पढ़ाऊँ लगातार सर, मैं लगातार बैठ के एक जगह कंटिन्यूस। ऐसा था जब घर में थे, जब छोटा ही घर है हमारा, तो भैया वगैरह थे, सब लोग रहते थे, तो दिन में दिक्कत होती थी पढ़ने में। तो रात में मतलब कमरे में बैठ के मतलब रात में मतलब बैठता था 9 बजे करीब, सुबह मतलब 5-6 बजे तक लगातार पढ़ते रहता था। फिर धीरे धीरे मतलब लगा घर में अब मतलब नहीं हो पाएगी रात में, मतलब कि तो भैया वगैरह शादी वगैरह हुई, फैमिली वगैरह बनी, तो फिर एक मेरे बाबा थे जो सबसे बड़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। तो उनका बगल में घर था, उन्होंने मेरे शहर में घर ले लिया था, तो उन्होंने एक पर्सनल अपना कमरा दे रखा था, तो उसमें मतलब पढ़ता रहता मैं। मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मैं जब मन कर रहा है मैं 14 घंटे हो जा रहे थे, कभी कभी तो मेरे दिन 22 घंटे मतलब लगातार पढ़ता रहता था। जब लगता था सोना है तो फिर 22 घंटे सोता ही रहता था मैं। तो ये मतलब इतना मतलब कर रखा था। फिर मैंने एक दिन तो क्या होता मतलब जब मतलब 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता रहता था मैं, तो मम्मी आती थी मेरे देखने के लिए कभी जग रहा है, तो बोलते थे सो जा टाइम हो गया। तो उनको मतलब दिखाने के लिए मैं सर रख के
आराम से सो जाता था। लेकिन वो चली जाती, जब तक मैं नहीं सोता तब तक वो खुद नहीं सोती थी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी माँ का भी रहा है। तो फिर मैं वो चली जाती थी, फिर मैं दोबारा मतलब जब मन करता था फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक चीज़ बताऊँगा, 4 महीने में सर मैं कंटिन्यूअस 4 महीने एक कमरे से बाहर नहीं निकला था। 4 महीने खाना पीना घर पर मम्मी वगैरह दे जाती थी रूम पे। आप टेस्ट, चलो मैं आपसे क्वेश्चन बता, आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं किस लिए करते हैं? प्रैक्टिस के लिए। एक और दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट चल जाता। एक चीज़ उस पर ये भी फॉलो करते हैं कि हमारा स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। रैंकिंग देखते हो। आपके टेस्ट पेपर कभी डिसाइड नहीं करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी डिसाइड नहीं करेगा। अगर आप टेस्ट पेपर में 200, अगर मान लो 200 नंबर का टेस्ट पेपर, अगर 200 में से 50 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ, तो वो डिसाइड कर देगा आपका सिलेक्शन होना ही होना है। हम क्या करते हैं टेस्ट में भी, हम बताए हम यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी ये देखते हैं कहीं ये ऐसे देते हैं हम सिलेक्शन टेस्ट पेपर को, अरे हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं रुक जाए, हम कम अटैम्प्ट दोनों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में कर दे। टेस्ट इसलिए बनाया गया ना कि तुम्हारी रैंक इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है, ना कि तुम्हारे नंबर इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है कि तुम गलतियाँ कहाँ कर रहे हो टेस्ट में, बस क्वेश्चन में गलती क्या कर रहे हो। आप कितने में अच्छे देख रहे हो, तुम 2 समय 140 160 नंबर ले, फिर भी तुम टेस्ट के बावजूद सिलेक्शन नहीं ले पाओगे वहाँ पे। सबसे बड़ा टेस्ट इसलिए बनाया गया गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। और वहाँ से जो टेस्ट हम देते हैं, हमने क्या टेस्ट दे दिया, देख लिया हाँ इसका ये सही था, ये इसका यही था, बाद में रिवाइव किया सही था, बस निकल गया। मेरे टेस्ट करने का मतलब पहले मैं एक दिन टेस्ट देता था, उस टेस्ट को देने के बाद जो सही था उसको तो चलो साइड में, जो गलत था उसको पहले पकड़ता था। पकड़ने के बाद उस पेपर को कम से कम मैं 6 दिन सॉल्व करता था, एक पेपर को टेस्ट को, जितने क्वेश्चन है जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करता, प्रॉपर नीचे लिखता था उसके कॉपी के, जो नीचे उसके टेस्ट बुक से कर रहे होते उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया होता है। वहाँ से जो चीज़ें हमें लग रही नहीं चाहिए वो सारी नीचे नोट्स करता था मैं, और उसको पढ़ने के बाद दोबारा हम टेस्ट पेपर दो, तुम्हारे नंबर भी इंक्रीज होंगे, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, सारी चीज़ इंक्रीज होगी, और तुम सेम क्वेश्चन वहाँ से टॉपिक जो नीचे बनता है सब वही क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। वो तो तुम्हारे जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन डालता है वो तो जो प्रीवियस में हो चुके हैं वो डाल रहा है ना, और उससे रिलेटिव जो बनना है नया वो आगे पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, जो नीचे दिया होता है वो सारी चीज़ें मैं नोट करके चलता था। पेपर अटेम्प्ट कैसे किया आपने पेपर देने के? सर एसएससी की बात करें तो मैं उस सिस्टम पे नहीं गया कि मतलब 1 2 बार 3 बार देख मतलब राउंड में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता वहाँ पे एसएससी में। सीधा जो अगर आ रहा है क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कभी एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं एग्जाम के ऊपर मैं खुद हावी हो जाता हूँ। सबसे बड़ी ये होता है हम एग्जाम बैठते हैं, हमें एग्जाम जैसा लगता है कि एग्जाम हमारे ऊपर हावी हो रहा है, वो नहीं करना है। अरे इस बार में से अगली बार हो जाएगा एग्जाम, ये थोड़ी है कि ये एग्जाम दे रहे हो, ये तुम्हारी एग्जाम लाइफ का आखिरी एग्जाम तो नहीं है। एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम जो आ रहा है उसको करते जाओ, और जिसमें लग रहा है कि टाइम लग रहा तो उसके साथ क्वेश्चन का लड़ना नहीं है, अरे क्वेश्चन आ रहा है मैं करके जाऊँगा। तो उसके क्या होता है सर, उसके चक्कर में आगे के जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो छूट जाते हैं हमारे टाइम के अंदर। तो आ रहा है वो करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ, बाद में अगर टाइम मिल रहा है तो देख लो हाँ जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट था उस क्वेश्चन को फिर पकड़ो, धीरे जो आ रहा है उसे करते जाओ। जे मैं सोचो अरे मेरे इतने अटैम्प्ट हो पाए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो एसएससी कट ऑफ कहाँ जा रही है, तुम टीएससीडीसी कट ऑफ भी देख लो कहाँ आके रुकी है। यही तो हुआ, राउंड सिस्टम में जो आता है तो करो, नहीं आता है तो skip करो। नहीं ऐसा ना है जी बोलते हैं हम 3 4 राउंड कर रहे हैं हम। 4 का तो टाइम हाँ ही नहीं हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो करते जाओ, ये मत सोचो अगर अगले राउंड में करो, जो आ रहा है करते जाओ, नहीं आ रहा तो वो तो अभी नहीं आ रहा तो सर बाद में भी नहीं आएगा, तो वो तो जब पहली बार में नहीं आ रहा तो बाद में भी नहीं आएगा वो, तो कितना भी फिर उसके बाद तो तुम टाइम कंज्यूम करोगे उस क्वेश्चन पे, जो नहीं आ रहा उस पर टाइम करना ही नहीं है। नहीं ऐसा होता है ना सर, हम लड़ जाते हैं क्वेश्चन के चक्कर में, अरे ये तुम्हें आता है क्वेश्चन, हाँ, फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे। हाँ लगाएंगे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही देंगे, लड़ जाते हैं, वो लड़ना नहीं क्वेश्चन के साथ। मैं कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं कितने अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जितने करता हूँ मैं सर एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करता हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, उतने पे आज के टाइम में मुझे कट ऑफ उसी के लेवल को पकड़ रही है। ये पिछली बार वाली में देखा था मैंने 105 103 में कट ऑफ हुई थी एसएससी की, उस बार मेरे 119 नंबर थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं मतलब 130 के कट ऑफ अटैम्प्ट किए पिछली बार भी, तो उसमें से 8 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, और इस बार भी मैंने जो 145 अटैम्प्ट किए थे मैंने सर, तो उसमें से 133 मेरे करेक्ट थे, तो नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे मतलब 130 नंबर हो गए थे, कट ऑफ 116 पे गई थी इस बार। तो मतलब यही है कि मतलब करते जाओ क्वेश्चन को करते जाओ धीरे धीरे, बाद में अगर लग रहा है टाइम है जिस क्वेश्चन पर डाउट था उसको देखो, ना कि सबको दोबारा देखना है। और एक चीज़ सर, एक और चीज़, हाँ हाँ, बोलो। दो मतलब
मई अभी मार्च अप्रैल मई जून में लगभग जून के पास मेरी एक बुक मतलब आने वाली है जो रमन सर की गाइडेंस में आने वाली है, शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स वाली बुक जो रमन सर से परमिशन लेके मैं मतलब बना रहा हूँ, वो जल्दी आने वाली है। चलो भाई लो। तुम लोग भी खाओ, अलग भी है, तुम लोग खा लो। साजन कहाँ खिलाओ? अरे तुमने अपने लिए उठाया था ये तो। थोड़ी थोड़ी खिलाओ, थोड़ी थोड़ी खिलाओ बच्चों, तुम्हें भी तो खानी है यार। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो जीवन में, खुश रहो, और जो तुम लोग खिला रहे कि तुम्हें भी जल्दी मौका मिले खिलाने का, ये भी आशीर्वाद तुम्हारे लिए भाई।